गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट कूलम्स लॉ एंड दैट वाज अ फॉर्मूला दैट टोल्ड अस अबाउट द मेथड टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। अब क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था। तो अगर हमने उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना है देन हाउ डू वी गो अबाउट दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. So let us start with that. So as usual we are considering two charges which are initially at rest. Those charges are q1 and q2. We are considering both of them to be positive here. उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. So we are considering the distance between them to be r. और यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो आर वन टू कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है जो 1 से 2 की डायरेक्शन में है. सिमिलरली अगर 2 से 1 की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लेना होगा तो दैट वुड बी रिटन एज आर टू 1 कैप. सो नाउ बिकॉज दे आर बोथ पॉजिटिव तो इस सिचुएशन में यहाँ पे रिपल्शन होगी. तो जो फोर्स फर्स्ट चार्ज के ऊपर होगी दूसरे की वजह से उसकी डायरेक्शन ये है दैट इज आर फोर्स F12. एंड सिमिलरली जो फोर्स सेकंड चार्ज के ऊपर है पहले की वजह से उसकी डायरेक्शन भी रिपल्सिव है एंड दैट फोर्स इज F21. तो इस सिचुएशन में हम इस फोर्स को अगर हम वैक्यूम में या एयर में लिख रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे. वेक्टर फॉर्म में हम उसकी डायरेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर हम F12 की बात कर रहे हैं तो हमने ये जो डायरेक्शन मानी थी ये मानी हुई है R12 की. तो सिमिलरली इसके ऑपोजिट ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये R21 की डायरेक्शन होगी. तो R21 जो है उसकी डायरेक्शन में ये फोर्स है. यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को नहीं कर रहा है. तो R21 कैप हम यहाँ पे लिखेंगे. अगर हमने F12 को लिखना है, F12 मतलब कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट. सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट उसकी वैल्यू भी हम लिख लेंगे. एंड सिमिलर जो ऊपर हमने लिखा है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड. तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है लेकिन उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट हैं एज यू कुड क्लियरली सी फ्रॉम हियर. अब ये जो दोनों वेक्टर्स हैं R12 एंड R21 दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट. इन दोनों का मैग्नीट्यूड यूनिटी है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट हैं. जस्ट लाइक वी नो अबाउट टू नेगेटिव वेक्टर्स. तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव वेक्टर्स हैं. तो एज ए रिजल्ट ये दोनों फोर्सेस जो होंगी ये भी दोनों नेगेटिव वेक्टर्स होंगी. इनमें से दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा. हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जब दो चार्जेस होते हैं, पहले ने मान लो दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई 10 न्यूटन तो दूसरे ने भी पहले के ऊपर 10 न्यूटन ही लगानी है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट ऑफ चार्ज. ये दोनों फोर्सेस म्यूचुअल होती हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है. तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा लेकिन इनकी डायरेक्शंस जो हैं ऑपोजिट हैं बिकॉज ऑफ दीज यूनिट वेक्टर्स. तो अगर हम यहाँ पे हमने जो फोर्स की वैल्यू लिखी है ये हमने लिखी है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में और हमें ये पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो अगर मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लिखना है और मैंने कंप्लीट वेक्टर लिखना है तो कंप्लीट वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करके कंप्लीट वेक्टर लिखना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा. अगर मुझे कंप्लीट वेक्टर लिखना है तो पहले मुझे उसको मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे कंप्लीट वेक्टर लिखा है यूनिट वेक्टर हटा के तो मुझे उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो नीचे जो आर का स्क्वायर था वो अभी हो जाएगा आर का क्यूब. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो लॉ है अभी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करना बंद कर दिया इसने. इसका सिर्फ मतलब ये है कि ऐसा हमने किया है क्योंकि हमने एक आर वाली क्वांटिटी को अभी न्यूमरेटर में भी रख दिया है जो पहले नहीं थी. तो उसकी वजह से डिनोमिनेटर में आर की एक पावर बढ़ गई है. दैट इज़ ओनली थिंग. तो इस तरह से भी हम फोर्स की वैल्यू अलॉन्ग विद डायरेक्शन निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फोर्सेज F12 एंड F21. ये जो दोनों हैं ये वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई हैं. ऊपर वाली भी वेक्टर फॉर्म में है लेकिन वो यूनिट वेक्टर फॉर्म में है और ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म में है जो नीचे वाली इक्वेशंस हैं.
सो क्यूब, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसका मतलब ये नहीं है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं हो रहा है. Okay, so then comes the unit of charge. We have already learnt that coulomb is the SI unit of charge. Now let us see how do we define 1 coulomb. See students, अब जब हमारे पास हमें फार्मूला पता है जो फोर्स है, फोर्स का फार्मूला जो था दैट वाज दिस, F इज इक्वल टू स्मॉल k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. अब अगर ये q जो है ये 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, और ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? k के बराबर हो जाएगी. ऐसे यूनिट में जो k की वैल्यू होती है दैट इज़ 9 इंटू 10⁻⁹. तो 1 कूलम कितना चार्ज होगा? 1 कूलम वो चार्ज है जो दूसरे 1 कूलम चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पे एयर में रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? जितनी k की वैल्यू है. तो दैट k वैल्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹. सो दिस इज द डेफिनेशन. इफ 1 कूलम ऑफ अ चार्ज इज दैट चार्ज विच when placed at rest in vacuum at a distance of 1 meter from an equal similar stationary charge repels it or is repelled by a force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन. बेटे ये सिर्फ डेफिनेशन समझने के लिए है, अदरवाइज in CBSE level questions they generally do not ask you to define 1 coulomb of charge and so on, but you should know what is the definition. And generally in your CBSE exams we don't even use the CDS unit, but that is again for your knowledge. CDS unit जो है इसकी that is called as stat coulomb. जो 1 कूलम होता है वो 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम या ESU ऑफ चार्ज के बराबर होता है. CDS यूनिट में बेटे जो स्मॉल k है उसकी वैल्यू 1 होती है. फॉर्मूले में एज यू कुड सी कि CDS में ये वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्मॉल k नहीं है. ओके, सो रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये चीज़ बेटे हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू सी इट वंस अगेन. तो जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है? जब हम फोर्स, दो चार्जेस के बीच की फोर्स किसी और डिफरेंट मीडियम में निकालते हैं एयर के अलावा, तो जितने फैक्टर से फोर्स डिक्रीज होती है उस चीज़ को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो ये उनकी डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की. जनरली रिलेटिव परमिटिविटी हम परमिटिविटी की रेशो को बोलते हैं और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हम जनरली फोर्स की रेशो को बोलते हैं. सो दीज डेफिनेशन यू कैन जस्ट रीड, ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं. रिमेंबर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 होती है एंड दैट इज़ फॉर एयर और वैक्यूम. फॉर ऑल अदर मीडियम दैट वैल्यू इज़ लार्जर देन 1. एज ए रिजल्ट जो दो चार्जेस के बीच की फोर्स है वो एयर के अलावा किसी भी और मीडियम में हमेशा डिक्रीज ही होती है और इसकी कोई यूनिट नहीं है, इट इज़ प्योरली अ रेशो. द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सिर्फ उसका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट है, वो हम आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे स्टडी, क्योंकि जनरली फोर्स के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं. तो अगर आपके पास एक ही चार्ज किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है तो आप एक सिंगल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करते हो कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और वहाँ से आपको फोर्स का वैल्यू पता लग जाता है. लेकिन अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं जो एक गिवन चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये चार्ज है Q1, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है एक चार्ज Q2 और दूसरा चार्ज Q3. तो अगर हमने Q1 के ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हमें जो चीज़ सोचने की ज़रूरत है, फॉर फ्यू सेकंड्स आप लोगों ने सोचना है कि अगर मान लो कि मैंने Q1 के ऊपर Q2 और Q3 की वजह से फोर्स निकालनी है, क्या मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है? सॉरी, जब मैं Q1 के ऊपर Q2 की वजह से फोर्स निकाल रही हूँ, क्या मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि Q3 वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है? मैंने फोर्स निकालनी है Q1 के ऊपर Q2 की वजह से, क्या मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि Q3 वहाँ पे है कि नहीं है? आप में से कईयों को लग रहा होगा कि शायद इससे फ़र्क पड़ता है, कईयों को लग रहा है नहीं पड़ता है. बट द पॉइंट इज़ दैट कि हमें पता है कि जब मैं Q1 और Q2 के बीच में फोर्स निकालूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर. अब इस फॉर्मूले में कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि Q3 वहाँ पे है या नहीं है. सो द पॉइंट इज़ दैट कि दो गिवन चार्जेस के बीच की फोर्स सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है और उनके बीच का मीडियम
क्या है। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है कि वहाँ पे कोई थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज प्रेज़ेंट है या नहीं है। इसी वजह से हम सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक गिवन पेयर ऑफ चार्जेस की फ़ोर्स इंडिपेंडेंट है इस फैक्ट से कि कोई और चार्जेस वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं या नहीं हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट अगर मैंने Q1 के ऊपर टोटल फ़ोर्स निकालनी है, तो मैं उसकी सराउंडिंग में पड़े Q2 के साथ उसकी फ़ोर्स इंडिविजुअली निकाल लूँगी, Q3 के साथ उसकी फ़ोर्स इंडिविजुअली निकाल लूँगी, और उसके बाद इन दोनों फ़ोर्सेस का वेक्टर सम अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो दैट विल गिव मी द टोटल अमाउंट ऑफ फ़ोर्स व्हिच इज़ एक्टिंग ऑन Q1। तो ये लॉ क्या कहता है कि इफ़ मोर देन वन चार्जेस आर एक्सर्टिंग force on a given charge, then the total force exerted on the given charge by the system of charges is equal to vector sum of all individual forces। कि आप पहले सारी इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट कर लो और उसके बाद उनका वेक्टर सम यानी कि उनकी डायरेक्शंस कंसिडर करते हुए वेक्टर लॉज को लगा के वहाँ पे टोटल फोर्स निकालनी पड़ेगी। और ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि एक पेयर ऑफ चार्जेस के बीच की फोर्स इंडिपेंडेंट है और चार्जेस की प्रेजेंस के। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हों और मैंने टोटल फोर्स निकालनी है, तो मैं पहले चार्ज की फोर्स निकालूंगी, दूसरे की निकालूंगी, तीसरे की निकालूंगी एंड सो ऑन, और उन सब का वेक्टर सम करूंगी। और जैसे इस सिचुएशन में 3 ही चार्जेस हैं, तो अगर मैंने Q1 के ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है, तो पहले मैं Q1 और 2 के बीच के फोर्स निकालूंगी, 1 एंड 2, और उसके बाद मैं 1 और 3 के बीच की फोर्स निकालूंगी, और उसके बाद उनका वेक्टर एडिशन करेंगे। वेक्टर एडिशन का मतलब ये नहीं है उनको सीधा ऐड कर देना है, जैसे कि आपको इस सिचुएशन में नज़र आ रहा है। अगर मान लो कि ये सारे चार्जेस मैंने पॉजिटिव माने होते, तो Q2 ने Q1 को रिपेल करना था इस डायरेक्शन में, और Q3 ने Q1 को रिपेल करना था इस डायरेक्शन में। तो मुझे इन दो फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे या तो पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, या ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ेगा, या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इनका सम निकाल पाऊंगी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन आगे देखेंगे हम। देन कम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट चार्जेस कहते हैं हम पॉइंट चार्जेस जो काउंटेबल हों, जैसे एक चार्ज, दो चार्ज, 4, 10, 15 इतने चार्जेस जो काउंटेबल नंबर ऑफ चार्जेस हैं और पॉइंट चार्जेस हैं, उनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट चार्जेस। तो वहाँ पे सिंगल चार्ज के लिए हम सीधा कूलम्स लॉ लगा देते हैं अगर एक सिंगल पेयर है, और अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, वहाँ पे एक पेयर से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो वहाँ पे फिर हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है। उसके कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरी तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है जहाँ पे पॉइंट चार्जेस नहीं हैं, और ये कॉमनली हम जो चार्जेस देखते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी, कोम को हेयर के साथ रब करने वाली आपने लोअर क्लासेस में ही कर ली। फिर उस दिन आप लोगों ने कुछ ने की थी, प्लास्टिक पीवीसी पाइप को रब किया था एंड सो ऑन। तो उन सब सिचुएशन में जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस नहीं हैं। वो प्लास्टिक की जो पाइप है उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉइंट फॉर्म में नहीं है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर 2 चार्ज हैं, 10 हैं, 15 हैं। वहाँ पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। और वो डिस्ट्रीब्यूशंस यूनिफॉर्म हो भी सकती हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती हैं। अगर वो एक मेटल की बनी हुई चीज़ होती तो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज यूनिफॉर्म होता, क्योंकि हमें पता है मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अगर आप मेटल की किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो जाती है। जब तक वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वहाँ पे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मूव करता जाएगा अपने आप से। लेकिन एक प्लास्टिक की कोम को जब आप अपने बालों से रब करते हो, तो एक एंड जहाँ पे आपने उसे हाथ से पकड़ा हुआ है वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। जो हिस्से को आपने रब किया है बालों के साथ, वहीं पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे जो चार्ज दिया जाता है वो जनरली नॉन यूनिफॉर्म होता है, अनलेस कि आपने स्पेसिफिकली कोशिश करके उसे यूनिफॉर्म किया हो। तो हमने यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस करनी है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस ही डिस्कस करनी है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के केस में मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेसीज ज़्यादा आ जाएंगी। तो हम सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। तो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे एक वायर के ऊपर चार्ज दिया हो, या एक शीट के ऊपर चार्ज हो, या एक क्यूब या एक सफ़ियर के इंटीरियर में चार्ज हो, तो उनको कहा जाता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस।
तो यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि फोर्स वाले टॉपिक में हम इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की एप्लीकेशन के क्वेश्चंस नहीं करेंगे अभी फॉर द टाइम बीइंग। इनकी एप्लीकेशंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशंस में करेंगे। सो फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, यहाँ पे बेटे 3 तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हमने ली हैं, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये मान लो एक वायर है, इस वायर के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा हम लेते हैं और इसके ऊपर मैंने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी मानी हुई है वो मानी हुई है Q। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अगर मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट, मान लो कि एक वायर है मेरे पास 10 सेंटीमीटर की और उसके ऊपर चार्ज आपको दिया हुआ है 2 नैनो कूलम, तो मैं 2 नैनो कूलम को जब उसकी लेंथ के साथ डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि उस पर पर यूनिट लेंथ कितना कितना चार्ज है, और उस क्वांटिटी को कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर उस वायर के एक छोटे से हिस्से के ऊपर मुझे चार्ज निकालना है, मान लो ये छोटा सा हिस्सा है dl, इसके ऊपर मैं चार्ज निकालना चाहती हूँ, दैट स्मॉल चार्ज आई कॉल एज dq। तो वो किसके बराबर होगा कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है इनटू उस हिस्से की लेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल लेमडा मैंने मान लो निकाला है माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर में, कि 1 सेंटीमीटर के ऊपर कितना माइक्रो कूलम चार्ज है। तो अगर मुझे 5 सेंटीमीटर पे निकालना है तो मैं सिंपली उसे लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे बेटे हमें क्योंकि पता है कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पे अप्लाई नहीं होता है। तो अगर मुझे कूलम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करना है तो मुझे इस डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, और वो हिस्से इतने छोटे होने चाहिए कि दे बिहेव लाइक पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया है dl लेंथ का, और वहाँ पे जो चार्ज है दैट इज़ dq, दैट इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू dl। तो अगर मान लो कि यहाँ पे कोई और पॉइंट चार्ज पड़ा है कैपिटल Q, और मुझे इस हिस्से का इसके साथ फोर्स निकालना है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैं मान लूँ dr, सॉरी इसका डिस्टेंस मान लूँ r, तो यहाँ पे जो स्मॉल फोर्स होगी दैट विल बी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे q1 क्या है? कैपिटल Q। q2 क्या है? जो स्मॉल हिस्सा है उसका स्मॉल पार्ट है उसका चार्ज dq, और जो डिस्टेंस है वो मैंने r मान लिया है, और dq की वैल्यू हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू लेमडा इंटू dl। ये है लीनियर चार्ज के लिए। और अगर मुझे टोटल फोर्स निकालनी है तो टोटल फोर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? df को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन बेटे जनरली इतनी सिंपल नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करनी शुरू करूँगी तो मुझे लग तो रहा है कि मुझे सिर्फ लेंथ के ऊपर इंटीग्रेशन करनी है, बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे dl चेंज होते होते r भी चेंज करता है। अगर मैं dl यहाँ पे मान लूँगी तो जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे मान लूँगी तो डिस्टेंस और चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन। जनरली बेटे फोर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन CBSE एग्ज़ाम में मैंने नहीं देखा है कभी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फील्ड के फॉर्मूले हम निकालेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वो यूज़ होते हैं। हालांकि फोर्स और फील्ड दोनों सिचुएशंस में इनके थोड़े से हायर ऑर्डर क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी जो एप्लीकेशन है वो CBSE क्वेश्चंस में कम है। तो सरफेस या डेंसिटी सिंबल्स बेटे आपने सिर्फ याद रखने हैं और इनका मीनिंग याद रखना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है दैट इज इक्वल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, वो क्या होगी? वो चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आपने एक स्मॉल लेंथ के ऊपर चार्ज निकालना है दैट विल बी लेमडा इंटू dl, स्मॉल सरफेस के ऊपर निकालना है तो सिग्मा इंटू ds, और अगर स्मॉल वॉल्यूम के ऊपर निकालना है तो दैट विल बी रो इंटू dv। तो इनको आपने नोट कर लेना है। अब बेटे इसके आगे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ 1 मिलियन फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। हमें पता है बेटे अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है प्रोटॉन्स के कंपैरेटिवली, दैट मीन्स टू से दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा दैट वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE। कितने इलेक्ट्रॉन कम है? पॉजिटिव चार्ज ले रही हूँ बिकॉज इट इज हैविंग फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स। मिलियन 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। तो दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटे, अभी मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन दिखाने लगी हूँ।
So two charges capital Q each are placed distance d apart. Where should another charge small q be placed so that the system is in equilibrium? What should be the sign and magnitude of charge small q if capital Q are both positive charges? बट ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपको केयरफुली समझना है. अब हमें क्या दिया हुआ है? देर आर टू चार्जेस विच आर कैपिटल Q ईच और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है. वो डिस्टेंस आपको बताया हुआ है d. तो क्वेश्चन ये है कि एक और चार्ज स्मॉल q अगर हमने कहीं पे रखना हो, किस तरह से रखना है कि ये पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो वो स्मॉल q हम कहाँ पे रखेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी और उसका साइन क्या होगा. दैट इज़ व्हाट इज़ द क्वेश्चन. बट अब यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है. अगर क्वेश्चन सिर्फ ये होता कि स्मॉल q को कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था. दो चार्जेस जो इक्वल हैं और जिनका साइन सेम है, उनका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमेशा उनके मिडल में होगा. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक मिड पॉइंट मान लूँ, दैट विल बी एट ए डिस्टेंस d/2 फ्रॉम बोथ दी चार्जेस, तो उस पॉइंट के ऊपर इन दोनों चार्जेस की जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. क्योंकि पहले वाला चार्ज उसको राइट साइड की तरफ रिपेल करेगा और दूसरे वाला चार्ज उसको लेफ्ट साइड की तरफ रिपेल करेगा. तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वहाँ पे नेट फोर्स जो हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी एडिशनल चीज़ आपने नोटिस करनी है, मैं यहाँ पे इन चार्जेस के नाम रख रही हूँ 1 और 2. ये चीज़ है कि उसने क्या कहा है, उसने ये नहीं कहा कि स्मॉल q इज़ इक्विलिब्रियम, उसने क्या कहा है, सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम. सिस्टम में अभी यहाँ पे टोटल 3 चार्जेस हैं और वो चार्जेस हैं, 2 कैपिटल Q हैं, एक स्मॉल q है और पूरा सिस्टम उसने कहा है कि इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब स्मॉल q भी इक्विलिब्रियम में है और दोनों बड़े q जो हैं कैपिटल Qs हैं वो दोनों भी इक्विलिब्रियम में हैं. तो तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए. तो स्मॉल q का इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हमें पता ही है, वो इन दोनों के मिडल में होगा. जैसे ही स्मॉल q उसका कुछ भी साइन हो और उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, अगर उसे मैं इन दोनों के मिड पॉइंट पे रखूँ तो वो तो इक्विलिब्रियम में है ही. लेकिन उसी टाइम पे दोनों कैपिटल Q भी इक्विलिब्रियम में हों. इक्विलिब्रियम मीन्स टू से दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, और वो एक्सपीरियंस ना करें उसके लिए स्मॉल q का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर साइन और कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी होनी चाहिए. तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर बेटे मैं ये प्रूव कर दूँ कि जितनी फोर्स ये Q1 जो फर्स्ट वाला Q है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है, तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम की सिमिट्री है, क्योंकि Q जो सेकंड वाला Q है मैग्नीट्यूड सेम है, बाकी सारा कुछ एक जैसा ही है इन दोनों का, तो अगर इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो लग रही होगी तो इसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली वो ज़ीरो हो जाएगी. तो बेसिकली जो पहले के ऊपर फोर्स लग रही है मैं उसको ज़ीरो प्रूव करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे स्मॉल q कितना चाहिए मैग्नीट्यूड में और साइन में, वो मुझे फाइंड करना है. अब जो नेट फोर्स लग रही होगी इस फर्स्ट चार्ज के ऊपर वो किसके बराबर होगी, अगर मैंने यहाँ पे ये स्मॉल q रख दिया, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि स्मॉल q को हमें सेंटर में रखना पड़ेगा, उसका इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा. लेकिन उसका साइन और उसका मैग्नीट्यूड ये डिसाइड करेगा कि जो दूसरे कैपिटल Q हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं कि नहीं हैं. तो अब हमने उसकी फोर्स को ज़ीरो करना है. अब F1 के ऊपर टोटल जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर फोर्स लग रही है एक तो स्मॉल q की वजह से, और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है दूसरे वाले कैपिटल Q की वजह से. अब अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो ये वाला Q है ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होके कैंसिल हो जाएंगी. और उस सिचुएशन में जो सिमिट्री है उसकी वजह से ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में ही होगा. अब मैं यहाँ पे सिंपली ये पहले तो बेटे मैं आपको ये बता दूँ, पहले हम सिर्फ इसको टेस्ट करेंगे कि Q का साइन, स्मॉल q का साइन होना क्या चाहिए. अब बेटे मान लो कि मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि जो कैपिटल Q है जो फर्स्ट वाला उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है. वो ज़ीरो कब होगी, अब ये वाला चार्ज जो है ये आपको बताया हुआ है कि ये दोनों चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव हैं. अब इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगनी है वो तो मुझे पता है डेफिनेटली इस डायरेक्शन में ही लगेगी क्योंकि ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा इस वाले चार्ज की वजह से. अब ये दूसरा चार्ज मैं चाहती हूँ कि इसकी फोर्स के साथ कैंसिल हो, तो वो कब हो सकता है, अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव हो और ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे.
तभी ये दो फोर्सेस जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होके कैंसिल हो सकती हैं। इसका मतलब कि मुझे ये तो पता लग गया कि जो क्यू है इसका साइन होना चाहिए नेगेटिव। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो फोर्स लग रही है कैपिटल क्यू के ऊपर, वो सेकंड वाले क्यू चार्ज के साथ कैंसिल हो रही होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। क्यू का साइन सिलेक्ट करते ही डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट करके स्मॉल क्यू की वैल्यू को निकालना है। अब जो स्मॉल क्यू की फोर्स लग रही थी कैपिटल क्यू के ऊपर, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये d/2 है, क्योंकि हमने पता है कि स्मॉल क्यू को हमने मिडल में रखना है, तो d/2 का स्क्वायर ये किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों की फोर्स के बराबर, दैट इज कैपिटल Q इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे k के साथ k कैंसिल हो जाएगा, एक q के साथ एक q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे d का स्क्वायर बाय 4 आएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और d स्क्वायर के साथ d स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी 4 इंटू स्मॉल क्यू, डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू कैपिटल Q। तो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड में q/4, और साइन हमें पता है कि इसका नेगेटिव होना चाहिए, तो दिस टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू -q/4। तो इस तरह से हम इस स्मॉल q की वैल्यू निकालेंगे। तो उसकी लोकेशन जो होगी दैट विल बी इन द मिडल ऑफ बोथ दी चार्जेस, और उसका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो साइड वाले दोनों चार्जेस के 1/4 के बराबर होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. Okay, the next question is 3 charges 2 picocoulomb each are placed at the vertices of an equilateral triangle. What is the force experienced by a fourth charge 1 picocoulomb placed at the midpoint of the sides of the triangle? अब आपको क्या दिया हुआ है कि अब आपके पास 3 चार्जेस हैं जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस के ऊपर पड़े हैं, और उन सब की वैल्यू जो है दैट इज 2 पिकोकुलम, सारे पॉजिटिव हैं, 2 पिकोकुलम। अब उसके बाद की सिचुएशन है कि अभी एक फोर्थ चार्ज है उसको भी रखा गया है, उसको इस ट्राइंगल की साइड्स में से किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट पे रखा गया है, और वो चार्ज की वैल्यू है 1 पिकोकुलम। तो क्वेश्चन ये है कि 1 पिकोकुलम वाला चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे बेटे हम मान लेते हैं कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लो उसकी साइड्स जो हैं दैट इज़ a ईच, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो हो जाएगा दैट विल बी a/2, और ये भी डिस्टेंस जो होगा a/2 हो जाएगा। तो अब मैंने ये जो 1 पिकोकुलम वाला चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, तो वो नेट फोर्स निकालने के लिए हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। हमें इन तीनों चार्जेस की फोर्स इसके ऊपर इंडिविजुअली निकालनी है और फिर उसका वेक्टर सम लेना है। अब बेटे क्योंकि ये सारे चार्जेस जो दिए हुए हैं पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपने से दूर रिपेल करेगा। बेटे हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे गलती होने के चांस है मैं वो बताने लगी हूँ आपको। जब भी आपने नेट फोर्स की डायरेक्शन या इंडिविजुअल फोर्सेस की डायरेक्शन निकालनी है, आप इसकी फोर्स निकाल रहे हो, लेकिन किस पे निकाल रहे हो? इस पे निकाल रहे हो। तो आपने जो फोर्स शो करनी है वो इस पॉइंट के ऊपर शो करनी है, यहाँ पे नहीं शो करनी। इसकी फोर्स इसके ऊपर, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, यहाँ पे एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज इसको अपने से दूर रिपेल करेगा, और वो फोर्स दिखानी कहाँ पे है? जिसके ऊपर लग रही है। किसके ऊपर लग रही है? 1 पिकोकुलम के ऊपर, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है। सिमिलरली ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो ये फोर्स हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ये तो बेटे आपको सिमेट्री से दिख ही रहा है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। अगर ये दोनों चार्जेस जो नीचे थे ये सेम ना होते या मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल नहीं होती, तो फिर उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू बचती। लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी? कैंसिल। अब तीसरी बची इसकी फोर्स, तो इसकी फोर्स जो होगी यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये इसको अपने से दूर रिपेल करेगा। तो आपके पास जो नेट फोर्स बचेगी बेसिकली वो इस F के बराबर बचेगी। लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ये तीनों फोर्सेस बराबर ना मानती, मान लो कि ये एक चार्ज जो था ये 2 की बजाय ये 3 होता, तो यहाँ पे अभी आप मेरे पास जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें अगर हम देखें सारी जो फोर्सेस हैं एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई करके, अगर ये 3 होता तो इसकी फोर्स ज़्यादा होती, तो एक फोर्स यहाँ लग रही थी, एक फोर्स इस तरफ लगती वो थोड़ी ज़्यादा होती, और एक फोर्स नीचे की तरफ लगती।
तो फिर मुझे अगर इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है तो पहले मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ता। मान लो इसकी वैल्यू f है, इसकी वैल्यू f डैश है, इसकी मान लो f डबल डैश है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ना था, पहले मुझे f माइनस f डैश निकालना पड़ना था। तो वो बचना था इस डायरेक्शन में f माइनस f डैश, और एक फोर्स इधर नीचे लग रही थी f डबल डैश, ये वाली थी f माइनस f डैश। उसके बाद मेरे पास दो फोर्सेस बचनी थी जो परपेंडिकुलर थी, तो उनका रिजल्टेंट निकलना था फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। हमें पता है कि जब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर होती हैं तो रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इस तरह करके हम इसका आंसर निकाल सकते थे। लेकिन जो गिवन सिचुएशन है उस सिचुएशन में ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो सिर्फ ये वाली फोर्स आपको निकालनी पड़ेगी। और रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आपने एक पेयर ऑफ चार्जेस की फोर्स निकालनी है तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि उनके बीच का मीडियम क्या है, उन दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, उनका डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे आपको चार्जेस की वैल्यू पता है, आपको उनके बीच का मीडियम भी पता है, लेकिन आपको उनका डिस्टेंस नहीं पता है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। उसकी ये साइड a है, ये साइड a/2 है, तो ये साइड परपेंडिकुलर है, ये किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू मान लो मैं x ले लेती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस स्क्वायर। पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे और वहाँ से हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये फोर्स निकालने के लिए हमें दो चार्जेस लेने, एक 1 पिको कूलम है, 2 पिको कूलम है, उनके बीच का डिस्टेंस ये x है और मीडियम जो है वो एयर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ एंड ऑफ द पार्ट फोर्सेस। अब उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टार्ट करेंगे, सो दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।